जिनकी वजह से भारत में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात आगे बढ़ रही है। मैं महामानव सागरपुर से लेके संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, नारायण गुरु, गुरु घासीदास, संत गाड़िया जी महाराज और मां सावित्रीबाई फूले, मां राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामानायक स्वामी, पेरियार ललाई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर काशी राम साहब को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये मेरठ की वो क्रांति रहा है जहां 1857 का गदर, 1857 की क्रांति इसी मेरठ की धरा से शुरू होने का काम किया और कोतवाल धन सिंह गुर्जर और माता देवी वाल्मीकि जी ने उसका नेतृत्व कर पूरे भारत की गुलामी की बेड़ियों को काटने का बिगुल इसी मेरठ की धरती से बजाने का काम किया। हालांकि उनके इतिहास को छिपाने का काम किया, उनके इतिहास को चुराने का काम किया, उनको जमीन दर्ज करने का काम किया, लेकिन जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं अपने महापुरुषों के इतिहास को न दबने देंगे और न ही किसी को चुराने देंगे। महापुरुषों के इतिहास को हर घर पहुंचाने का काम करेंगे। जिन कोतवाल सिंह, धन सिंह गुर्जर को, इनके इतिहास को, उनके बलिदान को, मेरठ के संघर्ष को दबाने का काम किया, आपके भाई ने पार्लियामेंट में उसे महापुरुष जिसने बलिदान का इतिहास लिखा, कोतवाल धन सिंह गुर्जर के लिए भारत रत्न देने की मांग की और गुर्जर रेजिमेंट को बहाल करने की, गुर्जर रेजिमेंट को बनाने की मांग की। ये मांग मैंने क्यों की, इस बात को मैं आपको आगे बताऊंगा। सम्मानित साथियों, नौजवानों का जो जन सैलाब मैं देख रहा हूं, मैं मानता हूं उनको कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकता है, उनको कोई गर्मी नहीं रोक सकती है, उनको कोई सर्दी नहीं रोक सकती है। आज भीम आर्मी के संघर्ष से जो स्वाभिमान की ज्वाला उनके अंदर धड़क रही है, वो दिन दूर नहीं कि ये स्वाभिमान की ज्वाला बड़े बड़े सत्ताधारियों का तख्ता पलट करके रख देगी, वो दिन अब दूर नहीं है। आज का दिन भी मेरे लिए बहुत गौरवान्वित दिन है। आज के दिन जहां एक तरफ सरकार मेरे खून से होली खेल के मेरा इनकाउंटर करना चाहती थी, लेकिन आज ही के दिन 2017 में 21 मई में आप लोगों ने मेरे हाथ मजबूत करके और दिल्ली में बताने का काम किया था। आज भी 21 मई है, आज 21 मई 2025 है और 21 मई 2017 था जहां आपने केंद्र की और राज्य की सरकार को बताने का काम किया था कि अगर हमारे चंद्रशेखर आजाद को गोली चलाने का काम करोगे तो रक्त की नदियां बहा देने का काम हम सब लोग करेंगे और एक ऐतिहासिक जन सैलाब आपने जुटाने का काम किया था। सम्मानित साथियों, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। मैंने तो एक किसान कमेर परिवार में जन्म लिया है, एक गरीब मां की कोख से जन्म लिया है, जिसने तमाम तरह के जीवन में, अपने जीवन में तमाम तरह की परेशानी देखने का काम किया। गरीबी देखी, बेबसी देखी, लाचारी देखी, जाति के आधार पर जुल्म जात के अन्याय अत्याचार देखा और मेरे पिताजी ने महापुरुषों के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक ही सीख देने का काम किया और वो सीख ये है कि अगर आप पैदा हुए हो तो आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए और अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका दुनिया में आना और जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे जीवन में लक्ष्य है आप सबकी गरीबी, बेबसी, लाचारी को खत्म करके आपको मान सम्मान का जीवन दिलाने का लक्ष्य मेरे मन में है। जिनको कमजोर समझ के कुचलने का काम किसानों को, मजदूरों को,
नौजवानों को, महिलाओं को देश की सत्ता में बैठे लोगों ने किया है, उनको मुख्य धारा में लाके और भौतिक सुधार, मौलिक सुधार, बुनियादी सुधार के घरों तक पहुंचाकर और उनको मान सम्मान का जीवन दिलाना ही मेरे जिंदगी का लक्ष्य है। इसीलिए 16 महीने की जेल काटकर, इसीलिए आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरु घर तोड़ा गया था तो दिल्ली में भी लाखों लोगों का सैलाब जुटाकर केंद्र की सरकार को छुपाने का काम आप लोगों ने किया था। वो बात भी मैं नहीं भूला। मैं अपने ऊपर बड़ी लाठियों को भूल सकता हूँ, मेरे पैरों के नखून खींच गए उसको भूल सकता हूँ, मेरे हड्डियां तोड़ दी गई मैं उनको भूल सकता हूँ, मेरे खून से होली खेल के मेरे ऊपर गोलियां चला के मुझे मारने का प्रयास किया गया, मैं उसको भूल सकता हूँ। लेकिन आपकी पीठ पे जो लाठियां पड़ी है उनको ये चंद्रशेखर आजाद भूलने वाला नहीं है। इस रैली को करने का भी एक मकसद है, इस रैली को मेरठ में करने का भी एक मकसद है। ये मेरठ क्रांति धारा कही जाती है और इसी मेरठ में जब आपकी बारात रोके आपके स्वाभिमान से खेलने का प्रयास किया जाता है तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है कि मेरठ की क्रांति धारा पे अगर अब हमारी बारात रुकने लगी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया था उस अधिकार का क्या मतलब। उससे पहले निजाम चौधरी जी ने आपको बताने का काम किया कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, मेरे भाई सिख समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, ईसाई समाज के लोग हों, जैन समाज के लोग हों, कौन समाज के लोग हों, पहलवान बेटियां हों, किसानों का 13 महीने का आंदोलन हो, कोई ऐसे संघर्ष लड़ाई नहीं है जिसमें 3 बार में आजाद समाज पार्टी ने आगे बढ़ के हिम्मत जुटाने का काम न किया हो, उनका हौसला बढ़ाने का काम न किया हो। आप महसूस करके देखो, जब मैं पार्लियामेंट में नहीं गया था तो ये पैसे वाले क्या कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या कर लेगा, ये चंद्रशेखर को पार्षद भी नहीं बन पाएगा, ये चंद्रशेखर को चेयरमैन भी नहीं बन पाएगा। मेरठ के लोगों ने तो पार्टी के 3 पार्षद बना के आपके उन गद्दारों का मुंह बंद लेने का काम किया था और आपने दोनों हाथ उठा के नगीना का धन्यवाद कीजिए मेरे साथ, दोनों हाथ उठा के। नगीना के लोगों ने अपनी मेहनत करके एक पैसा जुटा के और वोट की ताकत से आपके चंद्रशेखर आजाद को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और आप बताओ, पार्लियामेंट में जाने के बाद कोई एक ऐसा मसला बताओ जिसमें आपने आवाज दी हो और चंद्रशेखर आजाद ने उस मामले को पार्लियामेंट में उठा के आपकी लड़ाई को मजबूत करने का काम न किया हो। कोई एक भी मामला ऐसा नहीं है। जब संत सद्गुरु रविदास महाराज की जयंती का अवकाश नहीं हुआ तो पार्लियामेंट में लड़ के मैंने अवकाश कराने का काम किया। जब बोधगया का मुक्ति आंदोलन चला 75 साल के इतिहास में और जब से लोकतंत्र लागू हुआ है किसी ने बोधगया मुक्ति की बात नहीं की। भगवान बुद्ध के उस पावन तीर्थ पे जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपके भाई चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की आंखों में आंखें डाल के उस बोधगया को मुक्त कराने के लिए आवाज उठाने का काम किया। भगवान बुद्ध की बात को, उनकी अपने पवित्र तीर्थ को आगे जो है वो बुद्धों के पास आ जाए, इसकी मांग को उठाने का काम किया। सम्मानित साथियों, आपको याद होगा पार्लियामेंट में मैंने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए इसकी मांग उठाई थी। जब मैंने मांग उठाई तो सरकार के लोगों ने घबरा कर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे अवकाश घोषित करने का काम किया। आप ये सोचो, अभी तो चंद्रशेखर अकेला वहां है। जिस दिन चंद्रशेखर के साथियों को आपने भेजना शुरू कर दिया, आप ये देखना अभी तो मुद्दे उठ रहे हैं, फिर कलम पकड़ के आपके काम कराने का काम यही नौजवान करेंगे जो आज आपके सामने मंच पर बैठे हैं और आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं पैसे वाले लोग हमारे लोगों का मजाक उठाते हैं,
उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल के रख सकता है। इस बात को बोलना और नौजवान, आप समझते हो क्या होता है नौजवान? नौजवान कभी गैर जिम्मेदार नहीं होता, उसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, अपने देश की। उसके सीने में आग होती है, राष्ट्रवाद की आग उसके सीने में होती है। नौजवान याद करो आजादी की जंग, करतार सिंह सराभा साहब जिन्होंने सबसे पहली शहादत दी वो 19 साल के थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया। आज इन नौजवान नेताओं का आप अपमान करने का काम करते हो विरोधियों, वो दिन दूर नहीं। इन्हीं नौजवानों में से कोई विधायक होगा, कोई सांसद होगा, कोई जिला पंचायत का सदस्य होगा, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई प्रमुख होगा। जिस दिन जनता ने जिस तरह मेरे सर में हाथ रखा है, मेरी बात पे पहरा देके इनके सरों पे हाथ रख दिया, वो दिन दूर नहीं कि गरीबों की तरफ हाथ उठाने वाला ज्यादा दिन तक चैन की जिंदगी नहीं जी पाएगा। उसको मिट्टी में मिलाने का काम आपकी संवैधानिक ताकत करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। अब वो समय बदल गया है, समय बदल गया। हालांकि आप ये भी समझो, हमारी लड़ाई धर्म की नहीं है। सरकार झूठे राष्ट्रवाद की बात करती है। अगर ये भारत अखंड भारत बना है तो सम्राट अशोक के समय में बना है, जब इसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी, ईरान तक थी। अगर ये दोबारा कभी अखंड भारत बना है तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बना है, जो संविधान आपको और मुझे बराबरी का अधिकार देता। सामान्य साथियों, जिसे जिसे ये विरोधी गिराने का काम करेंगे, उसका हाथ पकड़ के हम उनको उठाने का काम करेंगे। आप ये देखो, लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई राष्ट्रवाद की नहीं है। लड़ाई अगर देश में है तो रोटी कपड़ा मकान की। क्या आज आप सब लोगों को खाने के लिए अच्छा भोजन, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और रहने के लिए पक्की छत मिली है? आप सरकार किसको कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को सत्ता राशन देते हैं? ये 80 करोड़ लोग कौन है? मुझे बहुत जिम्मेदारी से कहना पड़ेगा, ये 80 करोड़ लोग इस भारत के मूल निवासी हैं, इस भारत के बहुजन समाज के लोग हैं, इस भारत के दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी और अन्य धर्मांतरसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनको आप अपनी व्यवस्था में आज भी गरीब बना के रखना चाहते हैं। मैं आ रहा था, जगह जगह पर स्वागत हुआ, धूप इतनी शानदार थी, फिर भी नौजवान बैठा हुआ था और लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद, इतनी हिम्मत आप में कहां से आती है? जिस समाज का नौजवान गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए खड़ा हो जाए, वो समाज ज्यादा दिन तक घासे पे नहीं रह सकता। इस बात को मैं समझता हूँ और इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। मैं ये भी मानता हूँ, जिस समाज में सच सुनने की आदत नहीं होती, उनके सामने सच बोलने वाला मुंजिम होता है। आप ये बताओ, क्या मैंने कभी आपका हाथ छोड़ा है? दोनों हाथ उठा के बताओ, अगर मैंने आपका हाथ कभी छोड़ा हो तो अगर मैंने कभी आपका हाथ नहीं छोड़ा तो क्या अब आपका हाथ मेरे सर में रहेगा नहीं रहेगा? बताओ। मेरी बात को गौर से सुनो। मुस्लिम समाज के भाइयों, जब मुस्लिम समाज पे चाहे वक्त का मामला हो या आपकी मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को जमीन करके या बुलडोजर चला के जब मुस्लिम भाइयों को नुकसान पहुंचाने का काम किया हो, इंसानियत की आवाज को बेमाल आजाद समाज पार्टी ने मजबूत करने का काम किया और सरकार से लोहा लेने का काम किया। बहुत सारे लोगों को तो मुसलमान न कहने में भी तकलीफ होती है, लेकिन बेमाल आजाद समाज पार्टी ने कभी इस तरह का व्यवहार आपके साथ नहीं किया। और आप जिनको वोट देते हो, वो वोट लेने के बाद 5 साल कभी दिखाई भी नहीं देते। जब आप काम कराने जाते हो तो वो कहते हैं हमारे पास ताकत नहीं है। अरे मैं समझता हूँ आप में ताकत नहीं है, उससे भी बड़ी बात यह है कि आप इनको पैरों पर खड़ा ही नहीं कर सकता। आज प्रदेश की स्थिति क्या है?
आज प्रजापति कश्यप सैनी मोदी साध्य कुशवाहा बिंद राजभर केवल मल्ला जाट कुंवर यादव तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, जाटा समाज के लोग, खानू समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, पासी समाज के लोग, तमाम उनके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं कोई रोजगार नहीं है। कोई भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है, कोई भर्ती आगे बढ़ती है तो आरक्षण का घोटाला हो जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो धर्म की बात करते हैं, दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के 20,000 पद लूटने का काम इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया और उन पर मुकदमा दर्ज करा के उनको मिठाई खिलाने का काम इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। सम्मानित साथियों, अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी तो फिर आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? प्राइवेट सेक्टर में क्या है हमारे पास? इसलिए मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल में लेके आया कि भाई प्रतिनिधि क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण की कीमत उनसे पूछो जिनका बच्चा इस आरक्षण की वजह से नौकरी पर गया है। नौकरी पर जाने के बाद उसने अपने गरीब परिवार के आंसू पूछने का काम किया। जिन्होंने आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी उनको आरक्षण की शक्ति का नहीं पता है। ये लोग आपकी वोट लेते हैं और आपकी तरक्की के रास्ते को भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म करने का काम करते हैं। इसलिए आज यहाँ इस मंच से मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए तो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दिन आपने तय कर लिया दुनिया की कोई ताकत आपके हौसले को कमजोर नहीं कर सकती है और कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत आपके सामने नहीं दिख सकती है। ये बात मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों की जानता। प्यारे साथियों, आज कोई जिला ऐसा नहीं है जहां दलितों की खाल न पीटी जा रही हो, पिछड़ों की खाल न पीटी जा रही। कोई ऐसा जिला नहीं है। कहीं मार के लटकाते हैं, कहीं बहन बेटियों का रेप करते हैं, कहीं घर जलाते हैं। जो जमीनें हमें मिली थी सरकार उन जमीनों को छीनने का काम कर रही है और कोई आपका रखवाला दूर दूर तक नजर नहीं आता। जो आज आपके साथ नहीं खड़ा वो कल आपकी क्या मदद करेगा? मैं आपको ऐलान करके कहता हूँ, अगर आपकी तरफ कोई आप उठाए तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को याद करना। ये सब लोग आपके सम्मान में और आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए एक चोटी का जोर लगाने का काम करेंगे, ये विश्वास दिलाने के लिए आया। और क्योंकि मैं ये भी जानता हूं, मैंने ये सुना है कि मेयर जिसके साथ होता है उत्तर प्रदेश और केंद्र में उसी की बात गलती है। इसलिए मैंने मेरठ को चुना है सबसे पहले कि मेरठ के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। बताओ मेरठ का आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा? अब एक बात को गौर से सुनना, नौजवानों आपसे भी कह रहा हूं, बहुत समझना लेके हम लोग संघर्ष में कि बुनियादी सुविधा मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई और तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो। आप महसूस करके देखो, बिजली के दाम से लेके पानी के दाम, सड़क कहाँ बनेगी, स्कूल कहाँ बनेगा, यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा, नौकरी किसे मिलेगी, रोजगार किसे मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया किसे कहाँ लगेगा, ये सब सरकार तय करती है। और 2027 में 15 साल का सूखा हो जाएगा। 15 साल का 15 साल में क्या देखा आपने? थाने में जाते हो सुनवाई नहीं होती, सरकारी दफ्तरों में जाते हो सुनवाई नहीं होती, जुर्म जाती होती है, न्याय नहीं मिलता। इस 15 साल के सूखों को खत्म करने के लिए दिन रात हम लोग जुटे हैं। इस सूखे को खत्म करने में मदद कराओगे नहीं कराओगे बताओ? जब नगीना के लोग इस सूखे को खत्म कर सकते हैं तो क्या मेरठ के लोग इस सूखे को खत्म नहीं कर सकते हैं? क्या बताओ? अभी भी कोई टैक्स देना बाकी है क्या चंद्रशेखर के लिए?